हैं जनाब, देख लें कि जनाब हम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जनाब चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 8। और जनाब हमारे पास जो है वो वेव मोशन एंड साउंड के हवाले से हमारे पास चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, जिसे पेंडुलम की मोशन हम पढ़ेंगे। अच्छा, कल जब मैं क्लास ख़त्म की थी तो एक दो लोगों के मैसेज आए थे कि देखो बेटा, जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो बाद दफ़ा हम चीज़ें राउंड ऑफ कर लेते हैं, बाद दफ़ा चीज़ें राउंड ऑफ नहीं करते हैं। तो डेसिमल में अगर आपके आंसर में मामूली सा फ़र्क आ रहा है, अगर डेसिमल में आपके आंसर में जैसे मेरा आंसर 0.62 आता है, आपका 0.60 आ गया, तो कोई इतना हार्मफुल वाला मसला नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू इसके अंदर जनाब नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप शेयर कर लिया करें, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आना चाहिए। बाद दफ़ा मैं ज़रा कंप्यूटर के कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो इसमें थोड़ा-सा आगे पीछे ज़रा फ़र्क आ जाता है। पहला आप वेरीफ़ाई कर लिया करें बिल्कुल। और तमाम लोगों से गुज़ारिश ये भी है कि आप लाज़मी तौर पे उसको घर पे कैलकुलेशन खुद से परफ़ॉर्म भी किया करें। बहुत अच्छी बात है कि आप परफ़ॉर्म भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, नाइस, अच्छी बात है ये। गुड है जनाब, और तमाम लोगों को ऐसा करना चाहिए। पॉइंट के बाद अगर एक आध डेसिमल के बाद अगर फ़र्क आ रहा है तो इतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल हम कर रहे थे मेरे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। न्यूमेरिकल हम कर रहे थे जनाब किसके हवाले से? सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से हम जनाब जो है वो न्यूमेरिकल जनाब कर रहे थे। और ज़रा तवज्जो दे के आप देख लीजिएगा। फार्मूलाज़ फिर देख लेते हैं मेरे बेटा। फार्मूला इसलिए रिवाइज़ करवा देते हैं कि एक दो फार्मूले नए हैं जो हमने बेसिकली थ्योरी में पढ़े नहीं है। फार्मूला आपको याद होने चाहिए। एक तो स्प्रिंग के एक्सेलरेशन का फार्मूला K/m होता है। टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√m/k होता है। फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मेरे बेटा वो हाफ kx² होती है। याद रखना, कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, तवज्जो दे के समझ लें कि ये जब हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की, स्प्रिंग की बात करते हैं तो ऐसी काइनेटिक, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होता है बेटा इसका? मैं अगर चाहूँ तो मैं आपके लिए पूरा नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ऐसी एनर्जी को कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हर जगह सेम ही होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है, मगर जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और फार्मूला याद रखना, हाफ के x² होता है। इसके बाद देख ले मेरे बेटा, इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला और हमारे पास होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। और इसका एक और फार्मूला होता है कि टोटल एनर्जी हाफ kx² के बराबर होती है। टोटल एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है? हाफ kx² के बराबर होती है। ये अगर हम एनर्जी की डेरिवेशन करवाते तो फिर आपको बताते कि वहाँ पर ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, मगर चूंकि वो बेसिकली रेड्यूस कोर्स में चला गया है, उसका तस्करा है नहीं, लिहाजा हम आप पे बोझ डालना नहीं चाह रहे कि हम आपको जो चीज़ें आप रेड्यूस कोर्स के अंदर वो पढ़ा के आपको ज़रा परेशान करें। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवा भी दूंगा, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। यहाँ तमाम के सिंबल भी मैंने मतलब भी लिख दिए थे, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में। एक्स नॉट, ख्याल रखना कि एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को। ये हमारे पास जनाब सवालात थे जो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, फार्मूले थे। अब हमने एक सवाल लास्ट क्लास में किया था, जाते जाते टाइम ज़रा शॉर्ट हो रहा था और हमने ज़रा जल्दी से उसको वाइंड अप भी कर दिया था। कुछ सवाल किसी के जहन में भी थे, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ इसलिए कि इंपॉर्टेंट सवाल है। 2002 में आया है, 2013 में आया है, 15 में आया है। थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है, और ज़रा समझ लीजिएगा गौर से कि स्प्रिंग की जब भी बात करते हैं ना, तो स्प्रिंग के अंदर एक तो होती है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग की जब भी बात करोगे तो एक तो उसके अंदर क्या होगी मेरे बेटा? हमेशा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। और अगर स्प्रिंग के साथ वर्टिकल किसी बॉडी को अटैच कर दे, क्या करें बेटा? वर्टिकल, वर्टिकली कौन सी फोर्स होती है? वर्टिकली वेट होती है। वर्टिकली क्या होती है बेटा? वेट होती है। तो उस पर एक और फोर्स अमल करती है जो वेट होती है। जरा सवाल सुन ले, सवाल क्या है? अ बॉडी इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन। एक बॉडी को स्प्रिंग
के साथ अटैच किया है और फिर उसको मोशन में लेकर आए हैं ताकि उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सके। क्या हो सके? जब बिल्कुल पहली क्लास ली थी ना मेरे बेटा, आपको अगर आपको याद हो, बिल्कुल जब पहली क्लास हमने ली थी तो यहाँ ये वाली जो तीसरी वाली फिगर ना बेटा, ये तीसरी वाली हमारी फिगर है, हमारी इस फिगर को देख ले बेटा कि ये बॉडी हम इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो तीसरी वाली हमारी फिगर थी मेरे बेटा कि जब बॉडी को हम अटैच करते हैं किसके साथ? जब बॉडी को अटैच करते हैं किसके साथ मेरे बेटा? स्प्रिंग के साथ जब बॉडी को अटैच किया जाता है, यहाँ जरा डायग्राम को गौर से ध्यान से देखिएगा, और जब उसको सेटअप किया जाता है तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। क्या करती है बेटा? ऊपर नीचे आपका वाइब्रेट करती है। इसका टाइम, अगर जब स्प्रिंग को निकाल देंगे ना, जब बॉडी को रिमूव कर देंगे तो स्प्रिंग का साइज कम हो जाएगा। जब बॉडी अटैच करते हैं तो स्प्रिंग का साइज बढ़ जाता है, और जब बॉडी को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग का साइज कम हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा। सवाल हमारे पास जनाब इज्जत तवज्जो दे के आते हैं, दोबारा सवाल के ऊपर आते हैं। अ बॉडी इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो वाइब्रेट कर रहा है उसका जो पीरियड है वो निकला 0.5 सेकेंड। कितना निकला मेरे बेटा? 0.5 सेकेंड इसका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकला है। आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में आ गई तो हमने बॉडी को रिमूव कर दिया। जब बॉडी को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग का साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। हुक्स लॉ पढ़ा होगा आपने मैट्रिक क्लास के अंदर, शायद प्रैक्टिकल भी किया हो। जितना वेट बढ़ाओगे इतनी लेंथ बढ़ जाएगी। घर पे काम करना, रबर बैंड लेना, उसके साथ किसी चीज को अटैच कर देना, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और वेट डालोगे और लेंथ बढ़ जाएगी, और वेट अटैच करोगे और लेंथ बढ़ जाएगी। जब सब वेट निकाल दोगे, रबर बैंड दोबारा वहीं आ जाएगा जहां पहले मौजूद था, यानी उसकी लेंथ कम हो जाएगी। गिवन हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.5 सेकेंड है। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन हमारे पास g 9.8 है। वर्टिकली की जो कि बात की गई है, किसकी बात? हैंगिंग के मतलब होता है लटकाया गया। लटकाया जाएगा तो वर्टिकली होगा। हैंगिंग की बात कर रहे हैं तो वर्टिकली होगा, लटकाया गया। सवाल देख ले मेरे बेटा गौर से। स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच कराया है, ये वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? टाइम पीरियड पैदा, वाइब्रेशन होगी। तो टाइम पीरियड होगा जो 0.5 सेकेंड के बराबर है। फिर क्या किया हमने? बॉडी को रिमूव कर दिया। जो बॉडी अटैच थी, इस बॉडी को हमने रिमूव कर दिया तो स्प्रिंग छोटा हो जाएगा। जब बॉडी को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग का साइज कम हो जाएगा। कितनी उसकी लेंथ में कमी हुई है ना, ये मालूम करना है। कितनी उसकी लेंथ में कमी हुई है, कितनी उसकी लेंथ में रिडक्शन हुई है, ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट जो तब्दीली हुई है, एक्स कहते हैं, ये मालूम करना है। वर्किंग फार्मूला देख लेते हैं। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन के, और एफ बराबर होता है के एक्स के। जब भी स्प्रिंग आएगा ना तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जब भी स्प्रिंग आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी, तो हमेशा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो किसके बराबर होगी? के एक्स के बराबर होगी। और चूंकि हैंगिंग कर रहा है, हैंग वर्टिकली होता है, वर्टिकली होगा तो फोर्स वेट के बराबर होगी। कैलकुलेशन देखते हैं। जब इसको हैंग किया गया होगा तो ऊपर अमल करेगी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। सुनना गौर से मेरे बेटा, ऊपर अमल करेगी कौन सी फोर्स मेरे बेटा? ऊपर अमल करेगी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और नीचे अमल करेगी वेट। ये दोनों फोर्स से बराबर होंगी। ऊपर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, देख लो तवज्जो देके गौर से। ऊपर जो फोर्स अमल करेगी वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी, नीचे जो फोर्स अमल करेगी वो वेट होगी। ये दोनों फोर्स से बराबर होती है, ये दोनों फोर्स से इक्वल होती हैं, ये दोनों फोर्स से बराबर होती है। लिहाजा हम कंपेयर कर सकते हैं कि एफ किसके बराबर है। इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करेंगे। एफ की जगह पर क्या आ जाएगा? के एक्स आ जाएगा। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है ना बेटा, एफ की जगह पर के एक्स आ जाएगा और डब्ल्यू की जगह पर एम जी आ जाएगा। फिर समझ लो वर्टिकल था। पहली बात कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स तो हमेशा होगी जब स्प्रिंग आएगा। एक तो एफ वहां से आ गया, और डब्ल्यू के बराबर क्यों है? इसलिए कि वर्टिकल है, और वर्टिकल कोई भी बॉडी होती है तो उस पर अमल करने वाली फोर्स उसके वेट के बराबर होती है। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें चाहिए टाइम पीरियड, हमें उसका फार्मूला है एम अपॉन के है। टाइम पीरियड के फार्मूले में एम अपॉन के चाहिए होता है ना, तो हमें सवाल में एम पता है ना के पता है। हम इस फार्मूले की लॉजिक को, हम इस फार्मूले की मदद से क्या करेंगे मेरे बेटा? इस फार्मूले की मदद से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर, जो के था वो नीचे आ गया है, यहाँ से जी हमारे पास नीचे आ गया है, और हम क्या देखेंगे कि हमने वैल्यू फाइंड कर ली किसकी? एम अपॉन के की।
एम अपॉन के जो होगा वो किसके बराबर हो गया, एक्स अपॉन जी के बराबर हो गया। यानी कहीं पर अगर एम अपॉन के लिखा है, अगर कहीं पर क्या लिखा है मेरे बच्चा, अगर कहीं पर एम अपॉन के लिखा है तो उस एम अपॉन के की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, एम अपॉन के की जगह पर एक्स अपॉन जी लिखा जा सकता है। जहां कहीं एम अपॉन के लिखा होगा उसकी जगह पर एक्स अपॉन जी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट एम अपॉन के। एम अपॉन के हट गया, जैसे कि बताया आपको कि एम अपॉन के की जगह पे क्या आ सकता है, जो एम अपॉन के है उसकी जगह पे क्या आ सकता है, एक्स अपॉन जी आ सकता है। हमने मालूम करना है एक्स, हमने एक्स फाइंड आउट करना है और एक्स रूट के अंदर है। हमने एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स मेरे बेटा रूट के अंदर है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसको मेरे बेटा स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों जानिब स्क्वायर कर देंगे। टी पे स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स अपॉन जी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स को अलग कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, जो जी डिवाइड हो रहा था वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी GT² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। बाकी वैल्यू पुट कर लेंगे, कल हमने बता दिया था आपको। ये आंसर आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर है। मैंने 6.25 निकाला है, किसी ने कहा था 0.60 आ रहा है आंसर, तो ठीक है चलेगा। कोई 6.0 आ रहा है या 6.620 आ रहा है वो चलेगा, इतना फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। स्टिल कोई सवाल है तो कर ले भाई, स्टिल कोई सवाल है तो कर ले, वरना फिर अगले सवाल पे मूव करते हैं। जी बेटा बोले। सर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया है? अभी तो सुनाया यार कहानी मेरे बेटा, पूरी कहानी कल सुनाई थी यार। कल पूरी कहानी सुनाई, तुम लोग को सुनते ही नहीं हो यार, अब क्या करते हो, गाने लगाए हुए साथ में क्या? ऐसा नहीं है मेरे बेटा, हमने बताया ये था कि जब आंसर बहुत छोटा होता है, डेसिमल में होता है, तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 0.00625 है, 0.006 बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है जनाब, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 6.25 ज़रा सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेहतर है कर लेगा, नहीं भी करेंगे तो जाने दें, मगर बेहतर है कर ले तो अच्छी बात है, किताबों वगैरह में ऐसा किया हुआ है। नाउ देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2008 का सवाल है और थोड़ा ट्रिकी भी है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा खतरनाक सवाल भी है। A body of mass 32 gram attached to a spring is performing simple harmonic motion. Its velocity is 0.4 meter per second when the displacement is 8 centimeter towards right. अब यहाँ एक जुमला मेरे बेटा गौर से ध्यान से तवज्जो देके देखिएगा, यहाँ लिखा है टुवर्ड्स राइट। राइट के मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है बेटा ये? राइट के मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, स्प्रिंग है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किसी सरफेस पे रखा है, स्प्रिंग के साथ बॉडी को अटैच किया है और ये कैसे मूव कर रहा है मेरे बेटा? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। जब आपको याद होगा, जब आपको हम डेरिवेशन करवा रहे थे पीछे कहीं, तो आपको हमने मेंशन भी किया था कि इस तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। कैसे रखा है बेटा आपके पास ये? इस तरीके से आपका ये हॉरिजॉन्टली जनाब जो रखा हुआ है। कैलकुलेट क्या क्या मालूम करना है बेटा, सुनो गौर से। एक तो टाइम पीरियड निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी निकालनी है, और साथ में एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। साथ में क्या निकालना है बेटा आपको? एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एम्पलीट्यूड निकालना है। डेटा बनाते हैं, मास गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपको? मास जनाब गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 0.4, उसके बाद मास गिवन है 32 ग्राम। आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमेशा, वो न्यूमेरिकल्स SI यूनिट में सॉल्व होते हैं। जो न्यूमेरिकल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हमेशा SI यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो मेरे बेटा समझ लो बात गौर से कि सेंटीमीटर नहीं, ग्राम नहीं चलेगा, किलोग्राम होना चाहिए। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.032 किलोग्राम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना? 8 सेंटीमीटर। लेफ्ट और राइट इररिलेवेंट है ये, बस ये लेफ्ट राइट बताने का मकसद ये होता है कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है बॉडी।
डिस्प्लेसमेंट एक्स हमारा 8 सेंटीमीटर है और साथ में हमें वेलोसिटी भी गिवन है। कितनी वेलोसिटी गिवन है? 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी गिवन है। क्या गिवन है? इसकी वेलोसिटी भी गिवन है। भी हिलता है ना तो मूव करता है तो वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी गिवन है 0.4 मीटर पर सेकंड है। मालूम क्या क्या करना है, जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। टाइम पीरियड निकालना है टी, टाइम पीरियड निकालना है टी, टोटल एनर्जी निकालनी है ई, टोटल एनर्जी निकालनी है ई, और साथ में एम्पलीट्यूड निकालना है एक्स नॉट। साथ में एम्पलीट्यूड क्या निकालना है मेरे बेटा? एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूले जो इस्तेमाल करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के टाइम पीरियड के लिए। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। जो आप बोलोगे ना कि हम काइनेटिक एनर्जी तो पूछी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी तो पूछी नहीं है, सर ने फार्मूले लिख दिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बिला सबब में, बिला सबब में नहीं लिखे हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? टोटल एनर्जी निकलेगी। टोटल एनर्जी का एक और फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। जब टोटल एनर्जी निकल आएगी तो उसकी मदद से एक्स नॉट निकल आएगा। अभी एक्स नॉट नहीं पता, अगर एक्स नॉट पता होता तो डायरेक्टली एक्स नॉट से ही काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते। अगर एक्स नॉट पता होता मेरे बेटा तो हम डायरेक्टली एक्स नॉट से ही टोटल एनर्जी निकाल लेते। एक्स नॉट तो मालूम करना है। पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे किस फार्मूले से? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से। पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल से, और जब टोटल एनर्जी निकल आएगी तो उससे एम्पलीट्यूड निकलेगा। कैसे निकलता है जरा देखते हैं भी ध्यान से। तो लेंदी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैलकुलेशन पे आते हैं। टाइम पीरियड निकालना है तो कोई इशू ही नहीं है। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के। एम पता है, के पता है, एम पता है, के पता है। 2 पाई 0.032.4 डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेटर से आंसर निकल आएगा डायरेक्ट। ये आपने अगर याद हो तो पीछे आपको लग रहा था ये पूरा एक सवाल है, ये एक सवाल का छोटा सा पार्ट हो गया, ये सवाल का छोटा सा हिस्सा हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया है। हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, एक चीज निकल आई, कौन सी? एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली। क्या निकाल लिया मेरे बच्चा? हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। कुल कितनी चीजें मालूम करनी है? तीन चीजें मालूम करनी है, ख्याल रखना। पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली है टाइम पीरियड, ये तो हमारा मामला हल हो गया। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला होगा मेरे बेटा, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स है, ख्याल रखना। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है हाफ के एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यू पता है, हाफ हाफ है। एम की वैल्यू कितनी है? 0.032 है। वेलोसिटी भी गिवन है सवाल के अंदर, 0.4 है। पोटेंशियल एनर्जी में हाफ है, के की वैल्यू गिवन है कितनी है? 0.4 है। एक्स भी गिवन है कितना? डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर है। डिस्प्लेसमेंट होता है दरमियान में कहीं होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं मेरे बेटा इसके अंदर, हाफ हाफ है, एम की जगह पे 0.032.4 का स्क्वायर हो गया। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना, एक साथ मत सॉल्व करना इसको ना, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। पहले वाले को सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.00256, और दूसरे वाले को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00128। ये कैलकुलेटर में 10 की पावर में भी आ सकता है। ये कैलकुलेटर में 10 की पावर में 2.56 10 की पावर -3 आएगा, 2.56 10 की पावर -3 आएगा। दूसरा वाला 1.28 10 की पावर -3 आएगा। ठीक है, पावर भी आ सकता है। डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो 0.0384 आ जाएगा जूल। और अगर चाहे तो इसको 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। वजह इसकी है कि आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना, मैंने दोनों वैल्यू लिख दी है, मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यू इसलिए लिख दी है मेरे बच्चा कि जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो हो सकता है आंसर 10 की पावर में आ रहा हो। वैसे आपको पता है SD का बटन होता है या ENG का बटन होता है, जिससे हम पावर में और बगैर पावर के टॉगल कर सकते हैं, तो वैसे आप यूज कर ले। ये आगे टोटल एनर्जी। सेकेंडली हमने मालूम करना था मेरे बेटा, हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, टोटल एनर्जी मालूम करनी थी, और टोटल एनर्जी हमने निकाल ली। टोटल एनर्जी का आंसर आ गया
कितना मेरे बेटा 3.84 10⁻³ जूल। एनर्जी है ना, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब रह गया तीसरा आइटम, कौन सा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए क्या करेंगे मेरे बेटा, हमारे पास एक और फार्मूला होता है, एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर। याद है ये फार्मूला लिखा था लास्ट में। टोटल एनर्जी का एक और फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहां से बेटा हम एक्स नॉट को अलग करें यहां से बेटा हम एक्स नॉट को अलग करें, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया मेरे बेटा, एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2e/k। एक्स नॉट का स्क्वायर 2e/k के बराबर हो गया। ई की वैल्यू अपने निकाली हुई है, ई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, ई की वैल्यू आपने निकाली हुई है 0.00384 डिवाइडेड बाय 0.4। 0.00384 डिवाइड बाय 0.4 कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, यू कैन डू इट क्वाइट इजीली। बासानी इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.0192 आएगा। ये एक्स नॉट का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ये एक्स नॉट का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एक्स नॉट का स्क्वायर आ रहा है। और हमने तो मालूम करना है एक्स नॉट, क्या मालूम करना है बेटा हमको, हमें तो एक्स नॉट फाइंड आउट करना है। हमने एक्स नॉट मालूम करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, का रूट लेंगे। क्या लेंगे मेरे बेटा, इसका रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, या लिख भी देते हैं, क्या लिया बेटा हमने इसका स्क्वायर रूट जनाब ले लिया। यहाँ पर हमने क्या किया है मेरे बेटा, हमने इसका स्क्वायर रूट जनाब ले लिया है, और ये आंसर आ गया 0.138 मीटर। अगेन अब जरा गौर से देखना बेटा, यहां पर ये ग्राम में गिवन था, ये वैल्यू जो थी वो सेंटीमीटर में थी। तवज्जो सुनना गौर से, यहां डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में गिवन था, लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि जो जवाब दे वो भी सेंटीमीटर में दे। हालांकि जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा, यहां से किस में आएगा मेरे बेटा, मीटर में आएगा, मगर चूंकि सवाल में यूनिट सेंटीमीटर इस्तेमाल की गई थी, लिहाजा जवाब में भी यूनिट सेंटीमीटर में देंगे। फार्मूले के अंदर ऐसा यूनिट जाएगी, ये बात समझ लो। फार्मूले के अंदर जब वैल्यू जब यूनिट पुट करोगे, फार्मूले के अंदर जब यूनिट पुट करोगे, वो तो लाजमी एस आई यूनिट होनी चाहिए। वो लाजमी क्या होनी चाहिए मेरे बेटा, एस आई यूनिट होनी चाहिए। मगर जब जवाब लिखते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है मेरे बेटा, चूंकि सवाल में सेंटीमीटर यूज किया है, कोशिश करेंगे कि जवाब में भी सेंटीमीटर हो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स नॉट का आंसर 13.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी किसी ने सवाल किया था कि सेंटीमीटर में आंसर लिखे, मीटर में लिखे, तो उम्मीद है कि आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जवाब उसी यूनिट में दे जिस यूनिट के अंदर सवाल हो। मगर बट फार्मूले में वैल्यू जब भी पुट करोगे वैसा यूनिट पुट करोगे, फार्मूले में जब भी यूनिट पुट करोगे वैसा ही पुट करोगे। जवाब लिखते हुए कोशिश ये करेंगे कि जो आंसर हमारे पास हो वो आंसर किस पे हो मेरे बेटा, जो आंसर हमारे पास हो वो आंसर हमारे पास उसी यूनिट पे हो जिस यूनिट में जो यूनिट सवाल में दी गई है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड था, तीसरी चीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी, मालूम करनी थी, और जो तीसरी चीज हमारी एम्पलीट्यूड थी वो हमने यहाँ मालूम कर ली, जो कि 13.8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, कोई सवाल करना है तो सवाल कर ले भाई। जी, आपका सवाल 2008 में आया था, इम्पोर्टेंट सवाल है, बुक का ही सवाल मेरे ख्याल में है ये। ठीक है जनाब, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अहम सवाल है, देखिएगा। और इसके बाद मेरे बेटा जो नेक्स्ट हम सवाल करने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला स्प्रिंग के सिलसिले का लास्ट सवाल होगा, उसके बाद फिर सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। ये सवाल 2004 में आया था, ये बिल्कुल जो हमने लास्ट सवाल किया है उसी का सवाल है, थोड़ा सा तब्दील है। फर्क क्या है जरा गौर से देखिएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सवाल है जिस तरह पीछे सवाल था, इसमें जरा एक फर्क ये है, फर्क समझाते फर्क क्या है। The period of vibration of a body of mass 25 gram attached to a spring vibrating on a smooth horizontal surface when displaced 10 centimeter to its right of its extreme position. The period of vibration is 1.5 second. सुनना गौर से, इतनी सारी कहानी सुना दी, आप इस चक्कर में ना पड़े। हमें क्या गिवन है मेरे बेटा, इस मर्तबा टाइम पीरियड गिवन है। क्या गिवन है हमें, टाइम पीरियड गिवन है। मास चेंज हो गया है, पहले जो मास 32 ग्राम था वो मास कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया है।
फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, वेलोसिटी भी गिवन है 0.4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? पिछले सवाल में स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन था, टाइम पीरियड मालूम किया था हमने। पिछले सवाल में स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन था और हमने क्या मालूम किया था? टाइम पीरियड निकाला था। इस मरतबा क्या किया? टाइम पीरियड दे दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। टाइम पीरियड दे दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। फिर टोटल एनर्जी निकालनी है, एम्पलीट्यूड निकालना है। ये वैसे ही जैसा हमने लास्ट सवाल में किया है, ये वैसा ही है जैसा हमने लास्ट सवाल में किया है, ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास है। डेटा देखते हैं, गिवन की बात करते हैं, टाइम पीरियड दे दिया इस मरतबा कितना, 0 पॉइंट कितना गिवन है, 1.57 सेकेंड टाइम पीरियड गिवन है। मास 25 ग्राम है, नहीं चलेगा, डिवाइड करेंगे 1000 से 0.025 किलोग्राम आएगा। डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, 10 को डिवाइड करेंगे 100 से 0.1 मीटर आएगा। और वेलोसिटी गिवन है 0.4 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी गिवन है? 0.4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। रिक्वायर्ड हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। रिक्वायर्ड क्या है मेरे बेटा? एक हमने स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है, एक हमने स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? टोटल एनर्जी मालूम करनी है, एम्पलीट्यूड मालूम करना है। जो हमने प्रीवियस सवाल में किया था ऑलमोस्ट वैसे ही सवाल ही है। फर्क सिर्फ ये है कि उसमें टाइम पीरियड मालूम करना था, के गिवन था, इसमें के गिवन है, टाइम पीरियड निकालना है। ये जरा ट्रिकी हो जाएगा। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर एम अपॉन के, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी का एक और फार्मूला हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने जाते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई एम अपॉन के बराबर है, 2 पाई एम अपॉन के बराबर है। के मालूम करना है, ये के जो है ना बेटा, ये के अब हमने मालूम करना है, ये के अब हमने फाइंड आउट करना है। के हमें गिवन नहीं है, ये के अब हमको मालूम करना है, ख्याल रखिएगा। पहले के को बाहर निकाल के एक तरफ करना पड़ेगा। पहले के को, तो रूट के अंदर है छुपा हुआ बैठा हुआ, क्या करना पड़ेगा? पहले के को रूट से बाहर निकाल कर एक तरफ सेपरेट करना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालना होगा तो स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा? रूट से बाहर निकालना होगा चंदा, तो इसको स्क्वायरिंग किया जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलो दोनों जानिब क्या करेंगे मेरे बेटा? इसको स्क्वायर किया जाएगा। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा जनाब? टी स्क्वायर, टी पे स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, एम और के रूट से बाहर आ गए। हमने के मालूम करना है, के यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा मेरे बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। के यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों की जगह तब्दील कर देते हैं। के ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। के ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर मेरे बेटा नीचे आ जाएगा। तो के क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर, एम की वैल्यू 0.05 है, टी हमारे पास 0.157 का स्क्वायर है। ये 0.1572 नहीं है, 1.57 का स्क्वायर। अब वो टाइपिंग वाइपिंग के अंदर जो है ना, ये बाद दफा खुद ही घुमा देता है। ये 2 नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर है। ये 2 नहीं है, यहां पर हमारे पास स्क्वायर है। ये 1.57 का स्क्वायर है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर में आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में मेरे बेटा ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04 न्यूटन पर मीटर। किसी के कैलकुलेटर में 0.399 आ रहा होगा, किसी की कैलकुलेटर में 0.4001 आ सकता है। हमने राउंड ऑफ करके 0.4 कर लिया है, हमने राउंड ऑफ करके 0.4 जनाब कर लिया है। के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे बेटा? के की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास निकालनी है टोटल एनर्जी। पहला हमने के मालूम करना था, के हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले क्या मालूम करना था बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट के मालूम करना था। के तो निकल आया, एक तो निकल आया मामला। अब रह गया दूसरा, क्या क्या मालूम करना है? टोटल एनर्जी मालूम करनी।
टोटल एनर्जी हमने टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला अगेन के ई प्लस पी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल कैलकुलेटर में खुद से कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में खुद से करना कैलकुलेशन। एम की जगह एम की वैल्यू पुट कर दी, वी स्क्वायर पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, इसको मेरे बेटा सॉल्व कर लेना। पहले वाले का आंसर 0.002 आएगा, दूसरे वाले का भी 0.002 आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। इन दोनों के ऐड कर लेंगे मेरे बेटा, जब इन दोनों के ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 0.004। ये 4 × 10 की पावर -3 भी आ सकता है। क्या सकता है, 4 × 10 की पावर -3 भी आंसर आ सकता है। किताब में ये आंसर लिखा होता है, 4 × 10 की पावर -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है मेरे बेटा, अब टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर हमारे पास होती है। यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर मालूम करेंगे, वही क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह पीछे एक सवाल किया, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। वैल्यू पुट कर देंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएंगी, के नॉट का स्क्वायर आएगा, इसका रूट ले लेंगे, और जनाब जब रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर के अंदर। मीटर में अच्छा लगता नहीं है, इसलिए कि यहाँ जो एम्पलीट्यूड गिवन था वो सेंटीमीटर में था। हम कोशिश करेंगे, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए कोशिश करेंगे कि एम्पलीट्यूड भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाए। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे बेटा ये दूसरी हमारी चीज़ थी, ये भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तवज्जो दे के देख लें। तो पहले निकाली टोटल एनर्जी, टोटल जो हमारी एनर्जी थी, यहाँ तवज्जो दे के देख लो मेरे बेटा, ये टोटल एनर्जी आपकी यहाँ निकल आई। और लास्टली हमने क्या मालूम करना था मेरे बेटा, लास्टली हमने एम्पलीट्यूड निकालना था। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2008 के बाद से सवाल आए नहीं है, मगर ये मत समझना कि आएंगे नहीं। ठीक है जनाब, ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवालात है, आते हैं एग्जाम के अंदर सवालात, इसलिए आपको करवाए भी गए। तवज्जो देकर इसको ध्यान से कर लेना। स्प्रिंग के हवाले से, किसके हवाले से मेरे बेटा, स्प्रिंग के हवाले से जो आपके पास न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ आपके मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें एक और हमारे पास टॉपिक है जिसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, वो होगा सिंपल पेंडुलम। कौन होगा मेरे बेटा, सिंपल पेंडुलम हमारे पास होगा। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि मामला ज़रा सादा सहल आसान से है, मगर ईमानदारी की बात यह है, कॉपी में नज़र डालोगे तो अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो हम इस वक्त यहाँ पर है, और इससे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्लाइडें हमने पढ़ा दी आपको। 16 स्लाइडें पढ़ाने का मतलब ये है, 16 स्लाइडें आपको जनाब पढ़ा दी गई हैं, और 16 स्लाइड पढ़ाने का मतलब ये है, कॉपी में इसको आप लिखोगे तो कम से कम 26-27 पेज में काम आएगा। 16 के मतलब 32 पेज में काम आएगा, लेकिन हम तो एक बहुत सारा काम एक पेज के ऊपर कर देते हैं। लिखना है कॉपी के ऊपर, जब तक लिखेंगे नहीं बेकार है, जब तक कॉपी पे लिखेंगे नहीं मामला बेकार है। लाजमी तौर पे कोशिश करें कि इसको कॉपी पे लिखें, और जो प्रॉब्लम हो, जो इशू हो, जिस तरह व्हाट्सएप पे 1-2 बच्चे पूछते हैं, बाकी लोग भी जनाब पूछ सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, सवाल डाल दिया करो, फिर मैं अगली क्लास लूँगा तो बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे मैंने आज बता दिया था। सवाल डाल दिया करो, अगर मेरे मौका लगेगा तो फ़ौरन जवाब दे दूंगा। दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं सर जवाब दे जवाब दे जवाब दे। बेटा मेरी अभी जो क्लास चल रही है ना, ये क्लास मेरी 9:30 सवा 9 बजे तक मेरी रेगुलर क्लासेस है। तो आपकी क्लास में जैसे एंड करूंगा तो मैं अगली क्लास शुरू करूंगा, तो इट्स पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 9:15 बजे से पहले कोई जवाब दे सकूं। 9:15 बजे से पहले कोई जवाब देना मेरे लिए